पहले तो इसका नाम क्या क्या है। निमेटोडा भी इनको बोलते हैं, निमेटो हेलमेंथीज भी बोलते हैं। ओके बच्चा, निमेटोडा एंड निमेटो हेलमेंथीज। अब अगेन क्वेश्चन तो आएगा, नीमा मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नीमा? नीमा वर्ड पहले सुना है? क्रोमेटोनीमा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो निमेटोडा जब हम इनको बोल रहे हैं तो निमेटोडा से हमको इनका वर्ड का मीनिंग समझ में आता है कि दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और फर्स्ट अगर आप जनरल बातें करेंगे तो वर्म आ ही चुका है, हेलमेंथोलॉजी स्टडी ऑफ वर्म्स होता है। एस्केलमेंथीज जब हम बोल रहे हैं तो दीज आर द वर्म्स जो अगेन फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये सर्वत्र वाले हैं, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी आएंगे। अभी तक आप एक्वेटिक और फ्री लिविंग में आप एक्वेटिक देख रहे थे और पैरासाइट में आप एंडो पैरासाइट देख रहे थे। ओके बच्चों, अभी इनका थोड़ा हैबिटेट और ब्रॉड, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चला गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हैबिटेट में हम बात करें तो ये एक्वेटिक भी है, फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है और उसके बाद पैरासाइट भी है, प्लांट पैरासाइट भी। ओके बच्चे, प्लांट पैरासाइट भी है, एनिमल पैरासाइट भी है। तो इस तरीके से अभी लिखो मत, सुनो सिर्फ, हम बताएंगे कब लिखना है। तो प्लांट पैरासाइट हो गए, एनिमल पैरासाइट हो गए। उसके बाद हमें पता है कि इनका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जा चुका है। ओके, फिर सिलोम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन एंड ओनली फाइलम है जहां पे स्यूडोसिलोम है। ओके, मतलब मेसोडर्म का फॉर्मेशन तो हो ही चुका था, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटिहेल्मिन्थ भी था। इनके पास बॉडी कैविटी आ गई, लेकिन बॉडी कैविटी कैसी है? फॉल्स बॉडी कैविटी है, फॉल्स सिलोम है। फॉल्स सिलोम कब बोलते हैं? जब उसके चारों तरफ मेसोडर्मल लाइनिंग ना हो, उस केस में फॉल्स बोलते हैं। जब किसी एक तरफ या मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, स्प्लिटिंग हुई है, पैचेस में हुई है, उन सभी केसेस में उसको स्यूडोसिलोम। ओके, तो बॉडी की कैविटी तो बन रही है लेकिन फॉल्स है, तो फर्स्ट बॉडी कैविटी वाले फाइलम हो गए। ओके बच्चों, क्लियर है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया, मतलब फर्स्ट ट्यूब विद इन ट्यूब वाले हो गए, एक्सेप्ट टिनोफोरा। ठीक है, टिनोफोरा जब पूछेगा तभी आपको देना है ना, आपके लेवल तक टिनोफोरा आप वैसे ही रखो नॉर्मल, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई लाइन मेंशन नहीं है कि उसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन आप स्टार मार्क करके मैंने जो नोट कराया उसको नोट्स में रखोगे ध्यान। तो टिनोफोरा के पास कंप्लीट माउथ और एनस डिफरेंट होते हैं, पोल भी अलग अलग होता है, लेकिन जब आप फाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेवल पे बात करोगे तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट फर्स्ट रिपोर्टेड इन एस्केलमेंथिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट है, मतलब इसका मतलब माउथ और एनस दोनों आया है। फिर आप एनस बनने और माउथ बनने में पहले कौन बना, उसके बेसिस पे हमने क्या बताया क्लासिफिकेशन में, क्या क्राइटेरिया है? प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम, ये सब टर्म तो अब तक याद हो जाना चाहिए। प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम, फर्स्ट माउथ बनने वाले होंगे। ओके, अब माउथ फर्स्ट बना है, कैविटी बन रही है, अभी तो कैविटी है नहीं, इसलिए साइजोसील और एंट्रोसील की बात अभी नहीं कर। ओके बच्चा, क्लियर है? चलो, अब इनकी वैरायटी इतनी है, आपको जो दो तीन डिजीज पढ़नी है उसमें फाइलेरियसिस या एलिफेंटेसिस, हाथी पांव इसको हिंदी में बोलते हैं। एक दो पेशेंट रत्नागिरी में भी दिखते हैं इसके, मुझे रोड पे दिखे हुए, तो शायद आपने भी कभी देखा हो। पैर बहुत फूल जाता है, ठीक है, ब्लैकिश, इसमें नेक्रोसिस हो जाता है, इसमें लिम्फ का डिपोजिशन हो जाता है। तो एक पैर या दोनों पैर उनका अलग तरीके से दिखेगा, इसको बोलते हैं हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। ओके, पेन होता है इसमें, इनका मतलब ऑब्वियसली डिजीज है। ठीक है, और जिसको आपको रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो है एस्केरिस। एस्केरियोसिस आपको डिजीज देखनी है, ह्यूमन एल्थन डिजीज में फाइलेरियोसिस देखनी है, दो डिजीज देखनी है। उन्हीं दोनों के थोड़े थोड़े ग्लिम्स यहाँ पे देखोगे, साथ में हुकवर्म, ठीक, ये दिख रहा है आपको, पेनिट्रेट कर जाता है। पिनवर्म पेनिट्रेट कर जाता है पैर के थ्रू,
सिस्ट वगैरह जो उसके रहते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ सर्वाइवल वाला कि इन्वायरमेंटल, क्योंकि टेरेस्ट्रियल वर्ड मैंने यूज किया है, तो टेरेस्ट्रियल वर्ड यूज करते ही आपको समझना है कि वाटर का स्ट्रेस से ऊपर है टेरेस्ट्रियल स्ट्रेस। कोई गाड़ी चढ़ सकती है, ठीक है, कोई एनिमल खा सकता है, कहीं से कहीं कोई चीज उड़ के जा सकती है, किसी सॉल्ट कंसंट्रेशन में पहुंच सकता है, किसी भी चीज का आप स्ट्रेस समझो उस पर। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वाटर में कम होता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ में ज्यादा होता है। तो एडॉप्टेशन में यहाँ सेंसरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते जाएंगे, इसलिए ऑर्गन सिस्टम आप बोल रहे हो। उसका एडॉप्टेशन सीक्वेंस कैसे होगा, जो पैरासाइट है एंडोपैरासाइट उसमें कम डेवलप होगा, फिर जो एक्वेटिक है फ्री लिविंग एक्वेटिक उसमें उससे ज्यादा डेवलप होगा, फिर जो टेरेस्ट्रियल है उसमें सबसे ज्यादा। फंडामेंटल समझो क्यों, क्योंकि उसको स्ट्रेस ज्यादा वेयर करना है, उसकी एडॉप्टेशन अलग अलग है। पानी में है तो पानी है, और पानी में जो एनिमल है उनसे इंटरेक्ट करना है। टेरेस्ट्रियल वैरायटी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ओके। टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल कंडीशन ज्यादा बदल, पानी में ऊपर का जो सरफेस होता है वही डील कर लेता है कि बाहर ठंड है या गर्मी है। जैसे आपने कभी कभी मूवीज में सीन देखा होगा कि बर्फ जमी हुई है, लेकिन कोई उसमें ह्यूमन गया और वो बर्फ टूट जाती है, वो अंदर पानी में चला जाता है। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो आइस जमती है वो ऊपर की लेयर पे जमती है, तो अंदर की एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती, ओके। इसी तरीके से जब बहुत गर्मी होती है तो सिर्फ ऊपर का लेयर आपको पानी का दिखेगा गर्म गर्म, अंदर लोग उसमें भी शाम को लोग नहाते हैं जहाँ पे होती है नदियां, तो वो क्या रिलैक्स होते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो समझ में आ रहा है, इसलिए एडॉप्टेशन ज्यादा शो करेगा टेरेस्ट्रियल। तो कुछ जनरल बातें मैंने बताई, डिजीज कॉजिंग है, पैरासाइट है, फ्री लिविंग भी है, वर्म्स में आएगा। पहला इसमें सीडोसिलोम, पहला और आखिरी सीडोसिलोम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑलरेडी आ चुका है, तो नॉर्मल बात नहीं। फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम थोड़ा वेल डेवलप होगा। इनका इवन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट। जैसे अभी मैंने कहानी बताई ना कि एक्वेटिक होगा, पैरासाइट होगा या टेरेस्ट्रियल होगा, तो तीन अलग अलग तरीके के सेंसरी सिस्टम इनमें ब्रॉडली ही डेवलप हो रहे। तो कौन सा है, किस तरीके का है, उसके डिपेंडेंट, उसी पे डिपेंड इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्लियर है? चलो अब जनरल फीचर पे चलते हैं। फाइलम है एस्केलमेंथीस, दूसरा नाम निमेटोहेलमिन्थीस, निमेटोहेलमिन्थीस, नीमा मतलब थ्रेड, वर्म, हेलमिन्थ मतलब वर्म, एंड एक और आप लिखो निमेटोडा। तो किसी भी फॉर्म से क्वेश्चन है और रिप्रेजेंटेटिव आपको याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ताकि फाइलम का नाम नहीं दे रहा है और एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो भी आप उसी फाइलम, तो वो किस फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे कैरेक्टर आप मेंशन करो। द राउंड वर्म, कॉमनली इनको राउंड वर्म बोला गया। अब यहाँ पे मैंने दो ट्रांसफर सेक्शन लगा रखी, ठीक है। एक में आपको फ्लैटेंड दिख रहा है, थोड़ा ट्राइंगुलर टाइप का, दैट इज फ्लैट वर्म का टीएस है, प्लानेरिया वगैरह आप समझ लो, ओके बच्चों। अभी राउंड वर्म आया मतलब उसके अंदर कैविटी आ चुकी है। मैंने कैसे बोला था कि ऑर्गन बन गया, लेकिन ऑर्गन को ग्रो करने की जगह ही नहीं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए उतना ही बहुत है, लेकिन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अब इसमें चेंज करने की गुंजाइश कहाँ बची कि कैविटी को बना दो, ठीक है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू तुमने पूछा था, पैरेन्काइमा टिश्यू मतलब भर दिया। जैसे आप पिलो वगैरह देखो, पिलो का एक स्केलेटन है, और फिर पिलो कभी फाड़ के देखो तो उसके अंदर कॉटन भरे हो, फाइबर्स भरे हो, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी कैविटी नहीं बनी है, उसमें फ्लूइड नहीं भरा है आपने, तो एक आपने उसमें कुछ सेल भर दी, तो वो कॉमन सेल को हम लोग जैसे सारी सेल को कह देते लिविंग सेल, पैरेन्काइमेटस सेल से ओरिजिन हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कहते थे, जो फिलर सेल है उनको पैरेन्काइमा बोल देते। तो मेसेनकाइमा और पैरेन्काइमा ये वो सेलुलर पार्ट हो। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा। तो अब यहाँ पे यही जगह थी जहां पे सेल को भर दिया गया था, ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो ये सेलुलर है, तो कैविटी नहीं मिल रही है ऑर्गन को ग्रो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, स्यूडोसील कैविटी। समझ में आ रहा है? इसमें कैविटी मिल गया, और स्यूडोसील में जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोल देंगे, स्यूडोसील फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड होता है, उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड, जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ओके बच्चा।
समझ में आया? तो वाटर है तो वाटर को तो पुश करके ऑर्गन डेवलप हो सकता है, और वाटर उसके लिए खुद का स्ट्रेस एक तरीके से जैसे कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हुआ तो अंदर वाटर है तो वाटर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा उस स्ट्रेस को ऑर्गन तक पहुंचने में। तो फिर यहाँ पे एक हाइड्रोस्केलेटन की तरह ये वाटर वर्क करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए वो वर्म कैसा दिखेगा आपको? राउंड वर्म दिखेगा, राउंड। उसका अब एक डायमीटर आ गया। फ्लैट वर्म में हम क्या बोल रहे थे? डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड। राउंड वर्म में राउंड हम क्यों बोले? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर डायमीटर। मैंने उस टाइम भी बोला था कुछ तो विड्थ होगी इसकी भी, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं? ये डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इसका रेडियस बोलो या पूरा बोलो तो डायमीटर बोलो, तो एक डायमीटर है। इज इट क्लियर? तो राउंड वर्म फ्लैट वर्म क्यों बोलते हैं ये क्लियर है। यहाँ अभी फ्लैटेंड वाली कहानी खत्म हो गई है, ऑर्गन सिस्टम आ गया और सभी ऑर्गन के लिए कैविटी आ गई। लेकिन कैविटी जो है फॉल्स है, क्योंकि ये जो लाइनिंग बनी है इंटेस्टाइनल गट की वो मेसोडर्म से नहीं बनी है। इज इट क्लियर? अब ये आपको दिख रहा है एस्केरिस मेल और फीमेल। एस्केरिस के मेल और फीमेल का सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो टैपरिंग एंड, दोनों का टैपरिंग एंड होता है। टैपरिंग एंड कहाँ पे पढ़ा है? साइलम ट्रैकेट वगैरह में टैपरिंग एंड नाम लिया था, ऐसे वो बनाया था, मतलब दोनों एंड पॉइंटेड हो तो इसको बोलते हैं टैपरिंग। ओके, अब पॉइंटेड कोई चीज होती है तो ये एक दूसरे में ऐसे उलझ जाता है। उसी केस से इनको क्या हो जाता है बेटा? एस्कैरियोसिस जब कॉज होता है तो इनका वंश दिखता है। क्लियर है? दूसरा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सिफिलाइजेशन तो हो रखा है। सिमेट्री पे बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टैपिंग एंड यू कांट से कि हेड किधर है। हम क्या बोले, समझ में आया? मतलब उसको देख के आप नहीं बता सकते हो क्योंकि बाहर से सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन आया था, स्यूडो सेगमेंटेशन आया। ओके, जो क्वेश्चन मैंने दिया रिवाइज करने को, कि क्या बोलते हैं, ग्रेविट क्या होता है, कैसे रिमूव होता है, किधर नए आते हैं, ये सब आप रिवाइज करो। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि इसमें सेगमेंटेशन फिर से गायब है, स्यूडो नहीं है, तो विदाउट सेगमेंटेशन है और दोनों सिरा एंड एक ही तरह हो रहा है। तो यू कांट से एक्सटर्नली आप नहीं बोल सकते हो कि इसका ब्रेन किस साइड में होगा, या आगे किधर है, पीछे किधर है, एंटीरियर किधर है, पोस्टीरियर किधर। ये भी स्पेसिफिक फीचर है इनका। समझ में आया? तो क्या चीज आया और कहाँ गायब हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक टीनोफोरा को नहीं पूछता है तब तक आप नहीं बोलोगे, लेकिन जब पूछ लिया है तो आप ध्यान रखो कि वहां वो यही जानना चाहता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आके गायब हुआ था फिर से प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो टीनोफोरा में आ गया था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में गायब हुआ, स्केल्मिन्थेस में फिर से आया। ओके, तो टैपरिंग एंड है दोनों साइड पे। फीमेल की साइज बड़ी होती है, फीमेल लॉन्गर होती है कंपेयर टू मेल। ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन अभी ये रिपीट होंगे, अब सुनते चलो आप। तो मेल और फीमेल आपको अलग अलग दिख रहा है, मतलब डाइमॉर्फिज्म होती है। माउथ यहाँ पे अभी हम वहां पे तुमको ये नहीं बताए थे कि माउथ टेपवर्म के केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर माउथ है। माउथ आया है और माउथ का लोकेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है वेंट्रल सरफेस पे। वहां पे आपने प्लानेरिया के केस में फेरिंग्स को लिखा था, माउथ एंड एनस बोथ ओपनिंग की तरह वर्क कर रहा है और वो वेंट्रल सरफेस पे ऐसे बीच में था। अभी पूरा प्रॉपर जैसे माउथ होता है हर एनिमल का, आप देख रहे हो आगे की तरफ, उस तरीके का माउथ डेवलप हो गया। ओके, अब यहाँ पे ट्रिपल लिप्स होते हैं, इसके 3 लिप्स होते हैं, एक डॉर्सल 2 वेंट्रल। अभी ऐसे जनरल सुन लो, फिर जब थ्योरी में आएगा तो आप फिर से इसको रिवाइज करो और फोकस रखो। तो माउथ का डेवलपमेंट हो गया। ओके बच्चा, इन्हीं के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब आप समझो कि इसको सेंसिटिविटी कैसे कैसे एक तो देखो एंडोपैरासाइट होने की वजह से यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन डेवलप हैं, कम है लेकिन है डिफरेंट। वो क्या करेंगे, वो केमिकल को सेंस करेंगे, पीएच को सेंस करेंगे, ठीक है, टच को सेंस करते हैं, क्या है आसपास, इसको सेंस करते हैं, तो उन सब चीजों से वो रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है बच्चा? Nematohelminthes, Esculmenthes, Nematode, commonly known as roundworm, which appear circular in cross section, transverse section. Okay, किसी भी तरीके से पूछे आपको समझ में आना चाहिए। Nematodes are found everywhere.
फर्स्ट टाइम आप टेरेस्ट्रियल को एंट्री किए हो एनिमल किंगडम में। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल। दे हैव लॉन्ग, अब आप उसको राउंड वर्म बोल रहे हो, इसका मतलब उसका शेप कुछ सिलिंड्रिकल होना चाहिए। ओके, देखो राउंड लंबा, इसका मतलब ये हो जाता है सिलिंड्रिकल। ठीक है, सिलिंड्रिकल बॉडी विद टैपरिंग एंड, दोनों ही पॉइंटेड होंगे। टैपरिंग का मीनिंग अगर भूल रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, पॉइंटेड है। एंड विदाउट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आया था, स्यूडो सेगमेंटेशन आया था, स्यूडो मेटामेरिज्म आया था टेपवर्म के केस में, वो भी प्लेनेरिया में नहीं था। फ्री स्विमिंग, फ्री लिविंग के केस में सेगमेंटेशन नहीं था। ओके, फिर ये रिमूव हो गया। तो अभी क्योंकि विदाउट सेगमेंटेशन है इसलिए इनका एंटीरियर पोस्टीरियर पहचानने में नहीं आते। सिमेट्री, नर्व सिस्टम आ चुका है, नर्व रिंग रहेगी, बायलैटरल सिमेट्री है। जर्माइनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब फर्स्ट वाली चीज ये है, फर्स्ट फाइलम विद ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। एंटीरियर एंड डज नॉट शो डिस्टिंक्ट हेड, सिफिलाइजेशन एब्सेंट। अब इसको आप ये मत ले जाना कि नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, पहले ही मैंने समझाया, जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, जो वो बाहर से दिख रहा है, उसकी वजह से आप नहीं बता सकते हो कि उसका एंटीरियर एंड कौन सा है। क्लियर है? इतना तो लिख के आया करो तुम लोग, फाइलम का नाम लिख के और इतने चीजें लिख के आया करो, हेडिंग, तो इनके आगे बस एक एक पॉइंट लिखना रहेगा। वही तो बता रही हूँ, सिफिलाइजेशन नहीं एब्सेंट, बाहर से देखने के, एंटीरियर एंड डज नॉट शो डिस्टिंक्ट, अलग नहीं दिखेगा। फिर से देखो इमेज, आप कैसे बताओगे कि किधर एंटीरियर, ये आगे है या ये आगे? मॉर्फोलॉजिकल एक्वायर। ओके, अब जब तक इसका आप सेक्शन नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चले। या मूवमेंट देखो, तो मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में ये कर सकता है, लॉन्गिट्यूड मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, तो उससे भी आप माउथ नहीं पहचान पाओगे कि किधर है। ओके, तो सिफिलाइजेशन दिख नहीं रहा है, मतलब बाहर से नहीं दिख। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है थोड़ा ट्रिकी, क्यूटिकल तो होगा कहाँ पे? पैरासाइट में, पैरासाइट में क्यूटिकल होगा। क्यों होगा? इन जो होस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके एंजाइम वगैरह उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल की लेयर दे दी है। एंड क्यूटिकल इज, आप सबको प्लांट से ही याद है, ये एपिडर्मिस सेल का प्रोडक्ट है जो ऊपर डिपॉजिट होता है, इट इज नॉट अ सेलुलर लेयर। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है, नॉन लिविंग होगा या लिविंग होगा? नॉन लिविंग होगा, इट इज अ डिपोजिशन। समझ में आया? ठीक है, अब आप ऊपर से कितने भी जैकेट पहन लो वो सब लिविंग थोड़ी ना हो जाएंगे। लिविंग कौन है? आप हो ना, आपके कपड़े लिविंग नहीं। उसी तरीके से वहां पे क्यूटिकल का सिक्रीशन हुआ और क्यूटिकल डिपॉजिट हो गया। तो नॉन लिविंग, थिक एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ होस्ट, ये आपने प्लैटिहेल्मिन्थेस में भी देखा। एपिडर्मिस सिंसिशियल, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, एपिडर्मिस इसकी सिंसिशियल होती है और कुछ केसेस में हाइपोडर्मिस सिंसिशियल होती है, बीनीथ एपिडर्मिस। तो ये आपको नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। क्या पूछा है? सिंसिशियल मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड, दैट इज अ कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियर। ये समझ में आया? सेल सेल फ्यूज हो गए तो हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, कई सेल उसमें फ्यूज हो गई और वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पेस बन गया। पहले भी बात की है इस पे, 1 2 3 4 5 6 सेल आसपास थी और सबका अपना अपना एक न्यूक्लियस था। अब हमने सबके बीच की लेयर हटा दो, बीच वाला वॉल हटा दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटिन्यू हो जाएगा, यहां से यहां ये इस तरीके से हो जाएगा। और सभी न्यूक्लियस तो बेटा अभी देखो पानी में है, इस तरीके से समझ लो, आप पानी में बॉल छोड़ोगे, पहले आप कुछ पानी में बाउंड्री लगा दो, कुछ कार्डबोर्ड टाइप का लगा दो, और यहाँ की बॉल यहाँ, यहाँ की बॉल यहाँ, यहाँ की बॉल यहाँ कर लो, फिर तीनों कार्डबोर्ड हटा दो, तो आप देखोगे वाटर में वो कहीं पे भी बह जाएगी। तो वही बॉल क्या हो गई? न्यूक्लियस हो गया।
और ये लेयर क्या हो गई, साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूअस लेयर विद मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। मसल लेयर, वनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अभी प्लेटीहेल्मिन्थेस में अपने क्या क्या आ चुका था, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, फाइबर्स प्रेजेंट है। मसल लेयर कहाँ रहेगी, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस के नीचे। तो हाइपोडर्मिस जब मेंशन कर देगा तो आप ये सिंसिशियल वाली कंडीशन हाइपोडर्मिस में ले जाना, ये आपको नोट्स में लिखना है स्टार मार्क्स से। दे आर सीडोसिलोमेट एनिमल्स, बॉडी कैविटी इज देयर बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सिलोम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा ये लाइन। सिलोम क्या होती है, कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, कुछ भी बोल लो एक ही चीज। विच इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम। एपी मतलब ऊपर, अगर हम ये एलिमेंट्री कैनाल बनाए बेटा, ऐसे चली जा रही है एलिमेंट्री कैनाल लंबी सी, तो हम कहेंगे कि ये वाली इसकी लेयर, इसको हम दो लेयर ऐसे उसकी विड्थ को दिखाने के लिए दो लाइन खींच दिए, तो आप ये एपिथेलियम बोलोगे, पढ़ाया हुआ है थोड़ा सा। ये एंडोथेलियम हो जाएगा अंदर की तरफ। एंडोथेलियम इज डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म एंड एपिथेलियम डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म, जो ट्रू होगा। अभी यहाँ ट्रू नहीं है, तो हमें यही देखना है, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम, इसलिए तो हम इसको स्यूडोसिलोम बोल रहे हैं। समझ में आया? दोबारा सुनो, जो मेसो कैविटी बन गई है, तो कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है। दिस इज द कैविटी स्पेस, इसके अंदर फ्लूइड है, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में है। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, इसकी इनर लाइनिंग होगी, इसकी आउटर लाइनिंग होगी। ओके, अब यहाँ पे जो फ्लूइड है वो हो गया अपना बॉडी फ्लूइड। स्यूडोसिलोम है तो फ्लूइड को क्या बोल देंगे, स्यूडोसिलोमिक बॉडी फ्लूइड या स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। लाइनिंग को हम कह रहे हैं कि गट वॉल, अगर ये मेसोडर्म से बनी होती एपिथेलियम तो ये ट्रूसिलोम हो जाता, और ये मेसोडर्म से नहीं बनी है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडोसील कैविटी, सिलोमिक कैविटी, और ये नहीं बनी है इसलिए इसको स्यूडो बोल दिया। वो जो पैचेस देखा था बेटा, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज था ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद वो एडल्ट में डेवलप होगा ना, तो डेवलप होगा तो लाइनिंग कहीं तो जाएगी, कुछ ऑर्गन बनाएगी, तो मेसोडर्मल ओरिजिन के ऑर्गन्स होते हैं। ओरिजिन के मतलब वहां से ऑर्गन बनेंगे। तो कभी भी आप बलून देख रहे हो तो बलून की बॉडी वॉल तो बलून बना रही है ना, हवा जो भरने का स्पेस है वो बलून नहीं बना रहे। बलून का साइज बड़ा है मतलब बॉडी वॉल ज्यादा है। तो हम यही बोल रहे हैं कि ऑर्गन अगर बना है तो ऑर्गन जिस लेयर से बना है उससे बोलते हैं कि वो ओरिजिन हुआ है। इज इट क्लियर? तो ऑर्गन का ओरिजिन हो जाता है मेसोडर्म, लेकिन ऑर्गन की लेयर की एक थिकनिंग है और उसकी एक इनर लाइनिंग है, एक आउटर लाइनिंग है। तो इनर लाइनिंग जो होती है वो एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो अभी यहाँ मेसोडर्मल ओरिजिन की आपको आउटर लाइनिंग नहीं दिख रही है, दैट्स व्हाई ये स्यूडोसिलोम हो गया, लेकिन कैविटी रहेगी। तो कैविटी को फॉल्स कैविटी क्यों कह रहे हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, तो किससे बनी हुई है, अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है। इट इज डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोसील, ये आप लिख लो। ब्लास्टुला स्टेज के बाद एम्ब्रियोनिक में गैस्ट्रुला स्टेज बनता है और वहां एक कैविटी बनती है। ओके, उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील की लाइनिंग जो रहती है वही लाइनिंग बन रही है एलिमेंट्री कैनाल की। इट मेक्स लाइनिंग ऑफ गट। तो मेसोडर्म तो हुआ नहीं ना ये बेटा, क्लियर है? तो यू कैन रिलेट इट विद द एंडोडर्म लाइनिंग। ओके, तो डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछेगा तो बच्चे ये टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो हाइपोडर्मिस वाला एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है, जब पूछेगा तभी। बॉडी वॉल फॉर्म्ड अ थिक, टफ एंड शाइनी क्यूटिकल, इसलिए ये थोड़ा सा साइनी सा अपीयरेंस शो करेंगे।
असिंशियल शाइनी तो समझ में आ रहा होगा ना, जैसे छोटे सांप वगैरह भी देखे होगे तो वो अलग तरीके से शाइन करते हैं। एक अर्थवर्म होता है, ब्लैकिश कलर का वैरायटी होती है जीनस स्पीसीज में, वो स्नेक के बच्चों के साथ कंफ्यूज करते हैं। तो वहां पे डिफरेंस उसका मूवमेंट और उसका शाइनी अपीयरेंस होता है। अर्थवर्म होगा तो वो इस तरीके से कुछ मूव करेगा, और सांप का बच्चा होगा तो वो इस तरीके से मूव, तो उस मूवमेंट से क्लासिफाई मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों को। तो शाइनी आप समझ सकते हो क्या हम बोल रहे हैं। इसकी बात क्या है, ये हो गई एपिडर्मिस। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लेयर हो गई आपकी एपिडर्मिस, और उसके नीचे दूसरी लेयर है हाइपोडर्मिस। A syncytial hypodermis beneath cuticle and innermost layer of peculiar, large and longitudinal extended muscle cells arranged in 4 quadrant। अब ये सब इतना आपको नहीं याद रखना है, 4 लेयर और 4 क्वाड्रेंट, 4 ग्रुप कैसे बन रहे हैं, बस आपको ये हाइपोडर्मिस वाला पॉइंट याद, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में ही आप लिख लो, क्यूटिकल एपिडर्मिस एक ही लेयर है, बाहर के साइड में उसमें क्यूटिकल का डिपोजिशन है, एंड देन हाइपोडर्मिस, देन मसल लेयर, और मसल लेयर के ब्रैकेट में लिखना लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये हो गया आपका, इतने नोट से काम है। क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस फॉलोड बाय मस्कुलर लेयर, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम अंदर की तरफ, ओके। एंड मस्कुलर लेयर के ब्रैकेट में लिख लो आप लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये आपका उसकी स्किन की लेयर का नोट्स हो गया। तो वैसे आपको एपिडर्मिस ध्यान रखना है, जब हाइपोडर्मिस का ऑप्शन आएगा तो आपको भी सही है ये क्लिक करना है माइंड में, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना। स्केलेटन इज एब्सेंट, देखो फिर से हाइड्रोस्केलेटन वाला पॉइंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कैविटी दिख रही है। तो जो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपने पाइप लगाया और नल ऑन किया और पानी उसके अंदर गया, तो पाइप अपने डायमीटर के अकॉर्डिंग और पानी के प्रेशर के अकॉर्डिंग खुल जाएगा। अब पानी आपने स्लो चला रखा है तो वो डायमीटर पूरा नहीं लेगा, धीरे धीरे उसमें से जो पानी जाएगा उसके हिसाब से वो लूज रहेगा, लेकिन प्रेशर भी पूरा है, पाइप का साइज भी छोटा है, तो उस केस में वो क्या पूरा खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो गया, वाटर के प्रेजेंस की वजह से उसकी रिजिडिटी हो, ओके। बहुत बड़े बड़े पाइप जहाँ पे होते हैं, जैसे हम लोग बनारस साइड में पूरा घाट धुलता है, ठीक है, लोग बहुत पूजा पाठ वाला एरिया है, तो घाट को अगर धोना है तो ऐसे छोटे से पाइप से तो धुलेगा नहीं। ये जो आपका रेलवे स्टेशन वगैरह वॉश होता है, तो इन सभी जगह पे इतने मोटे मोटे पाइप होते हैं और इतने ही प्रेशर से उसमें से पानी आता है कि वो पूरा फुल जाए, ठीक है। जैसे खेती में, खेत वगैरह में लगाते हैं, तो वो जहाँ पे टुल्लू वगैरह, जहाँ पे पंप सेट वगैरह जो रहता है उनका इरिगेशन के लिए, उसके थ्रू वो वहां से सप्लाई के लिए बड़ा सा मोटा सा पाइप लगाते हैं, पूरे खेत को पानी देना है। आप अपने गार्डन में पानी डाल रहे हो इसलिए आप घरों में पतले पतले पाइप यूज करते हो, डायमीटर कम होता है, बट यू कैन रिलेट इट विद द हाइड्रोस्केलेटन, ओके बच्चा। तो ट्रू स्केलेटन अभी भी एब्सेंट है, बट फ्लूइड प्रेशर इन द सीडोसिलोम, सिलोम में सिलोमिक फ्लूइड है, ओके बच्चा। मेंटेन द बॉडी शेप, राउंड को आप राउंड क्यों बोल रहे हो, उसका शेप कैसे मेंटेन है, अब इस कैविटी में अपने को पानी भरना, फ्लूइड भरा अपने, सिलोमिक फ्लूइड बोल रहे हैं उसको, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। अगेन वही है। अब फ्लैट वर्म में क्या था कि ये कैविटी नहीं थी, तो जस्ट सेल के अंदर पानी है, इससे टर्जिडिटी वर्ड वहां पे यूज किया था, वो सेल से रिलेटेड था, टिश्यू से रिलेटेड था। यहाँ फ्री स्पेस में हमने पानी भर दिया, ओके बच्चा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस। देख लो फर्स्ट टाइम अब ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ओके। इंटेस्टाइन वर्ड आ गया। फेरिंग्स इज मस्कुलर एंड वेल डेवलप्ड, फेरिंग्स तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में भी था, रिवर्टेड फेरिंग्स कैरेक्टरिस्टिक था उसका, यहाँ पे अब इनर बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, सिस्टम में का पार्ट हो गया। तो फेरिंग्स इज मस्कुलर एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। इट इज यूज टू सक द लिक्विड फूड, जो पैरासाइट होंगे, पैरासाइट होंगे तो उनको डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, लिक्विड तो प्रेजेंट है ही अपनी कैविटी में, पूरा लिक्विड मतलब डाइजेस्टिव कैविटी में भी लिक्विड जा रहा है, तो उस फूड से वो न्यूट्रिटिव मटेरियल को सक कर लेंगे।
इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, इंटेस्टाइन में मसल्स नहीं होती है। ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, आने के चांस कम है बट आप लिख सकते। हम लोग की इंटेस्टाइन में भी मसल्स है, इंटेस्टाइन भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को शो करता है। ओके, तभी तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे जाके एनल पोर्ट तक जाएगा। ठीक है, अगर वो मूवमेंट को शो नहीं करेगा तो जैसे ऊपर से खाना अंदर गया है वैसे वो फिशेस कैसे आगे मूव करेगा। तो मस्कुलर मूवमेंट है, तो यहाँ पे आप उससे रिलेट करके या कैसे भी दिमाग में बस रखो, एक बार नोट्स में रहना चाहिए कि नॉन मस्कुलर। ओके, और नॉन मस्कुलर वाले केस में क्या होता है, जो भी फ्लूइड प्रेशर होता है उसके थ्रू वो मूव कर जाएगा। एक वाटर का भी तो प्रेशर है ना बेटा, मसल्स मूव करें या ना करें। अभी हमने यहाँ पे इसीलिए सर्कुलर मसल नहीं है, अंदर गट में सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये इस तरीके की मसल्स आपको फेरिंग्स में है। दिस इज द क्वेश्चन, फेरिंग्स में मूवमेंट चाहिए इसलिए वहां पे है। उसके बाद अभी मस्कुलर सिस्टम आगे गट में डेवलप नहीं है। ठीक है बच्चा, अब देखो ये एस्केरिस का ही है माउथ। अब देखो आप ट्यूब विद इन ट्यूब को बहुत अच्छे से समझ सकते हो यहाँ पे। दिस इज वन ट्यूब, येलो वाले लाइन से जो ट्यूब बना वो वन ट्यूब है, और ये रेड वाली जो है, अब ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, उस पर भी मत जाओ। रेड वाली लाइन को आप देखो, यहाँ एनएस शो कर रहा है, दिख रहा है, जिसको हम मार्क कर रहे हैं। ये दूसरी ट्यूब हो गई और इसी की दूसरी लाइनिंग ये है, और येलो वाली लाइनिंग आपको ऊपर नीचे लिख रही है उसकी बॉडी वॉल। समझ में आ रहा है? तो ट्यूब और ये दूसरी ट्यूब, तो ये विद इन वाली ट्यूब, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर है और उसके बाहर कैविटी है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का आपको थोड़ा सा दिख गया वो क्या हो रहा है, कैविटी है, फ्लूइड है। इज इट क्लियर? अब इस कैविटी की वजह से ऑर्गन्स को एक जगह मिल रही है कि वो ग्रो करे, डेवलप हो जाए। दो ओपनिंग दिख रही है, माउथ और एनस। तीसरी ओपनिंग दिख रही है एक्सक्रीटरी पोर। ओके, क्लियर है? ठीक है, मसल्स लेयर दिख रही है, सीडोसिलोम बनेगा यहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लेयर है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये दूसरी अंदर वाली ट्यूब है, ये बॉडी कवरिंग फ्रॉम एक्टोडर्म, देन मसल लेयर आपको दिख रहा है फ्रॉम मेसोडर्म, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम एंडोडर्म, ब्लास्टोसील से। दैट्स व्हाई इट इज सीडोसिलोम। ओके बच्चा, ठीक है। अब देखो ये है उसी जो आप एक एनसीईआरटी वाला इमेज देखे थे सीडोफिलोम वाला, इस तरीके से कैविटी बना के पैचेस को वो शो किया था। वो जब पैचेस मिलेंगे और लाइनिंग बनेगी तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और ये आपकी कैविटी बन गई, दिस वन इज कैविटी। ठीक है, और इसकी लाइनिंग आप देखो मेसोडर्म से नहीं है, मतलब गट के बाहर मेसोडर्म नहीं है, और ट्रू होता तो इसके पार्ट ही यहाँ पे होता बेटा। अब बात करेंगे अपन ट्रू सिलोम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये एक टफ पोर्शन है एनिमल किंगडम का, सिलोम वाला, कि कैसे बनता है, कहाँ क्या होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना फोकस करके नहीं दिया। आप पीवाईक्यूज या आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपको रेंज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो लेयर आप ध्यान रखो, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये मैच्योर हो गया, उसके बाद इसको लाइनिंग मेसोडर्म की नहीं मिली है, मेसोडर्म तो इधर है और कैविटी है, तो ट्रू कैविटी मेसोडर्मल लाइनिंग से बनता है, इन दोनों के बीच में कैविटी बनेगी। ठीक, और ऐसे वो ज्वाइंट रहेगा, तो चारों तरफ हम बोलते हैं कि मेसोडर्म की लेयर है। अब थोड़ा सा सिस्टम में आ जाते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। अभी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं आ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन ये कैसे कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज बाय द बॉडी सरफेस। ओके, गैसेस डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप्ड, जो इसका स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज एच शेप्ड। इट इज अगेन क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कहाँ सी शेप बोला, कहाँ यू शेप बोला, कहाँ जैसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से। ठीक है, तो कैसा क्या बोल रहा है, आपका ड्यूडनम ऐसे है सी शेप, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़े। ओके, तो एस शेप इट इज क्वेश्चन, एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल मेड अप ऑफ
प्रोटोनेफ्रिडिया कल आ चुका है, वहां पे फ्लेम सेल बोल रहे थे, यहाँ पे अभी कैनाल बन गई। तो एक होता है एक्सक्रीटरी कैनाल या ट्यूब, और एक होता है उसका पोर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बॉडी के बाहर क्या रहेगा? एक्सक्रीटरी पोर। आउटर सरफेस को कौन देखेगा? इन्वायरमेंट से कौन इंटरेक्ट कर रहा है? दिस इज एक्सक्रीटरी पोर। आप ये वाली लाइन मत खींचना, ऐसे आप बना लो, ये एक्सक्रीटरी पोर हो जाएगा और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब या कैनाल। इज इट क्लियर? सिस्टम में आ गया अपन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ इस तरीके से हमको एस शेप का सिस्टम डेवलप होता हुआ। अब इससे पहले आप क्या बोल रहे थे? सिस्टम एब्सेंट, फ्लेम सेल आया था और उसके पहले गैसेस अमोनिया को एक्सचेंज कर रहा था, मतलब रिलीज कर रहा था। ओके बच्चा? अब विच रिमूव्स बॉडी वेस्ट, मोस्टली क्या होते हैं? अमोनिया ही होते हैं, अमोनोटेलिक नहीं आते ये भी, फ्रॉम बॉडी कैविटी। तो बॉडी वेस्ट आया, रिलीज कहाँ होगा? मतलब सारा जो आपका सिस्टम है ऑर्गन का, उन सब का मेटाबॉलिक वेस्ट सीडोसिलोम में आएगा। सीडोसिलोम में क्या है? सिलोमिक फ्लूइड है। हम लोग का कैसे जाता है? देखो अपने से कंपेयर करो, हम लोग का सारा वेस्ट ब्लड में जाता है। अब ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है किडनी, तो अच्छा ब्लड वापस चला जाता है, एंड जो उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो रिलीज होके यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे ब्लड तो है नहीं, फ्लूइड मिल चुका है अपने को, तो सारा वेस्ट आप डाल दो फ्लूइड में और फिर उसको डाल दो एक्सक्रीटरी कैनाल में। एक्सक्रीटरी कैनाल बना है फोटोनेफ्रेडिया से। उन सेल का, उन टिश्यू का काम ही क्या है? एक्सक्रीशन करना। तो वो उसको प्यूरिफाई कर देंगे, वहां से वेस्टेज को वो एक्सक्रीटरी पोर से बाहर रिलीज कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो एक्सक्रीटरी विच रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ये ध्यान रखना, ये रिमूव कर रहा है बॉडी की कैविटी से और ये उसको पूरे बॉडी से बाहर निकालने के लिए पोर यूज हो रहा है। अब एक सेल का नाम आप याद रखो, एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल। दिस इज अगेन एस्केलमेंथिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनेट सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच, एम्ब्रियोनिक स्टेज की कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो एडल्ट में डेवलप्ड होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रोटोनेफ्रिडिया को फॉर्म करने में हेल्प करते, मतलब फॉर्म होते हैं। ओके बच्चा, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल है, ये क्वेश्चन है। सेल का नाम रेनेट सेल। रिलेटेड किससे है? एस्केलमेंथिस निमेटोडा से। निमेटोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेवलप क्या होगी, इसी को आप कह देते हो प्रोटोनेफ्रिडिया। और यही पूरा क्या बना देगा फिर आपका मिलके एक्सक्रीटरी कैनाल। और अभी प्रिमिटिव टाइप का ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसलिए आप इसको मीजो या मेटा में नहीं ले जाओ, प्रिमिटिव ही चल रहे हैं। ओके, एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया, अमोनोटेलिक हो जाएगा। क्लियर है? कोई पॉइंट दोबारा पूछना है? एस शेप पे कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल, जो मिलके एस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होगा और उससे फिर एक लॉन्ग ट्यूब, छोटी छोटी कैनाल मिली, एक लॉन्ग ट्यूब में ज्वाइंट हुई, वो एक्सक्रीटरी ट्यूब बन गया। उस एक्सक्रीटरी ट्यूब का जो बाहर पोर्शन ओपन हो रहा है, दैट इज एक्सक्रीटरी पोर। ओके, यहाँ पे मेंशन था दिस वन। ओके बच्चा, नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ अ नर्व रिंग, ब्रेन की तरफ वर्क करेगा। इसलिए कल वो वहां पे तुम्हारे इमेज में ब्रेन लिखा था, तो उसको गलत नहीं करता। वो क्या है? प्रिमिटिव ब्रेन, लेकिन वो नर्व रिंग ज्यादा बेटर, क्योंकि अभी ब्रेन नहीं फॉर्म हुआ। ओके, नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। अभी हमने लास्ट में क्या देखा था? प्लेनेरिया में लैडर लाइक और लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जा रहा है। यहाँ पे कैसा रहेगा? एक डोर्सल, एक वेंट्रल, ये राउंड है, तो एक ऊपर से जाएगी, एक नीचे से जाए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये मैंने बोला ये मेरा वेंट्रल है। ओके, तो प्लेनेरिया है तो वो उसमें वेंट्रल साइड से दोनों साइड से गया लॉन्गिट्यूडनल। अभी हम क्या बोल रहे हैं? एक डोर्सल है, एक वेंट्रल, मतलब बीच में बॉडी कैविटी वाले जो एनिमल आ गए, उनकी नर्व कॉर्ड ऐसे होने की जगह ऐसे हो। आर यू गेटिंग दिस? तो एक डोर्सल से जा रहा है, एक वेंट्रल से जा रहा है, तो दिस इज अगेन लॉन्गिट्यूडनल ही है, लेकिन वो लैटरल वेंट्रल होने की जगह वो कैसा हो गया? डॉर्सो वेंट्रल हो। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा।
लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है। सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड, किसमें? शेल्टर्ड लाइफ। शेल्टर्ड लाइफ मतलब पैरासाइट, जो कहीं पे होस्ट के अंदर है, शेल्टर लिए हुए, पनाह लिए हुए। ओके, ठीक है, समझ में आया? तो उनमें सेंस ऑर्गन पुअरली डेवलप्ड होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन है जिसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज पैपिली, एम्फिड एंड फाज्मिड। अभी प्रिमिटिव टाइप के ही हैं, लेकिन सेंस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो मतलब किसको सेंस कर रहे हैं? ओके, तो पैपिली जो है वो सेंस ऑर्गन आपका वेंट्रल साइड पे माउथ के पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब इमेज दिखाते हैं इसको। सेंस इसके पास क्या होंगे? टैंगो रिसेप्टर। टैंगो मीन्स विच कैन सेंस द टच। ओके, टच को जो सेंस करने वाले रिसेप्टर है वो टैंगो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं वो थर्मो रिसेप्टर है। प्रेशर को सेंस करते हैं बैरो रिसेप्टर है। बहुत सारे रिसेप्टर आने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिसेप्टर आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम रिसेप्टर से ही वर्क कर रहा है। तो कब आर्टरी में ब्लड की सप्लाई कैसे जा रही है, ब्लड प्रेशर कितना है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा रिसेप्टर एक्टिव है। आर्टरी का डायलेशन करना है, आर्टरी को नैरो करना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर को घटाना है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। केमिकल को सेंस करने वाले केमो रिसेप्टर। कुछ ऑर्गन सिस्टम जैसे हम आर्टरी वाली बात करें वो केमो रिसेप्टर पे भी वर्क करता है और बैरो रिसेप्टर पे भी वर्क करता है। मैकेनो रिसेप्टर, जो भी मैकेनिकल चीजें हैं, प्रेशर आ जाता है उसमें, ओके, उसको सेंस, मतलब बैरो रिसेप्टर इज अ टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर। तो उस तरीके से जो हम इतने सारे नाम बोल रहे हैं, इनके पास क्या है? दो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर आ गए, एक केमिकल को सेंस करने के लिए, एक टेम्परेचर टच को सेंस करने के लिए, ठीक है। अब टच को सेंस करने की नीड क्या है? कहीं ये घूमते घूमते गट से निकल के कहीं, क्योंकि अभी हम इसका पाथवे आपको दिखाएंगे, तो इसका पाथवे देख के आपको लगेगा अच्छा ऐसे मूव करता है क्या। तो कई लोगों को जिनके ऐसे रहता है वो पाथवे में ट्रैकिया में भी आता है इसके। तो जब ट्रैकिया में आता है तो देयर इज समथिंग लाइक ईचिंग, कुछ इंटरनल उसको डिस्कम्फर्ट लगता है। उस केस में अगर खांसी आता है तो कई लोगों के वॉर्म्स मुंह से भी निकल आते होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा है, वो ट्रैकिया के थ्रू एसोफेगस में आएगा, आगे आके फेरिंग्स में, फिर एसोफेगस में जाएगा और फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो जब अगर ईचिंग के टाइम खांसी आया और उसका प्रेशर ऐसा है तो वो वहां से बाहर आ सकता है। वैसे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लिविंग केस, मतलब ये केसेस होते हैं ऐसे, आप मेडिकल हिस्ट्री में देखोगे। तो टैंगो रिसेप्टर आगे टच को सेंस करना ऑब्वियसली माउथ वाले पोर्शन में रहता है। एम्फिड पूछा जाता है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फिड एंड फाज्मिड, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स, ओके। दोनों कैमो रिसेप्टर होते हैं, लेकिन एक माउथ की तरफ प्रेजेंट होता है, एक टेल की तरफ प्रेजेंट, ओके। एम्फिड कैमो रिसेप्टर, केमिकल को सेंस करने वाला। देखो इनका तो सारा इंटरेक्शन ही केमिकल से है। जब ये होस्ट के अंदर है तो होस्ट का इन्वायरमेंट कैसा है? केमिकल है वहां पे, तो उसी को वो सेंस कर रहे हैं, ओके। तो केमो रिसेप्टर इनमें अच्छा वाला डेवलप हो गया थोड़ा। वाइल फाज्मिड अगेन केमो रिसेप्टर, ये किधर है? टेल के साइड में। कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, उस पर अभी बाद में बात करें। अभी हम सिर्फ रिसेप्टर्स बता रहे हैं, ऑर्गन बता रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉमन अपन बात करें, और ये भी किसका है? ये पैरासाइट का। क्लियर? एम्फिड फाज्मिड फ्री लिविंग में भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो अभी आप यहाँ पे एक इमेज मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। इस इमेज में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, ये ब्लू वाला, फेरिंग्स से जो शुरू हुआ है, यहाँ कहीं माउथ बना लो आप, फेरिंग्स दिख रहा है। फिर आप, अभी हम क्या पढ़ा रहे थे? नर्वस सिस्टम, हाँ। तो ये बन रहा है आपके गैंग्लियन, एक्युमुलेशन ऑफ नर्व नेट, ओके। ये बन गई आपकी रिंग, कई सारे गैंग्लियन की सप्लाई इसके पास है। तो ये क्या है बेटा? नर्व रिंग, ओके, क्लियर। फिर उसके बाद हमने बोला डॉर्सली एक कॉर्ड जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल, और वेंट्रली एक कॉर्ड जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल, ये भी समझ में आ गया, हाँ। और दोनों किससे? कमिश्चर से जुड़े होते हैं, कली की तरह है, ट्रांसवर्स, ओके, ट्रांसवर्स इसको बोलते हैं कमिश्चर, या आप डायरेक्ट नर्व भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स नर्व के थ्रू जुड़े हुए हैं।
क्लियर है? इस तरीके से पूरी बॉडी की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम बन गया आपको और नर्वस सिस्टम की सप्लाई दिख रही है। क्लियर है बच्चों? तो डॉर्सल कॉर्ड हो गया, वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया, दोनों ही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबे हैं, बॉडी में इस तरीके से गए। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको इनलार्ज करके ये हो गया आपका नर्व रिंग। ये जो छोटे छोटे सेल बॉडीज दिख रहे हैं सिग्नल्स लेते हैं बेटा, सेल बॉडीज कैसे वर्क करते हैं नर्वस सिस्टम में अपन बात करेंगे। ठीक है, डेंड्राइट और एक्सॉन्स, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, सेल बॉडीज वाली, तो जो सिग्नल्स को लेके ट्रांसफर कर, ओके, उस तरीके का फॉर्मेशन स्टार्ट हो। फिर आप कॉर्ड को देखो, डॉर्सल, वेंट्रल, और रिंग आप देखो नर्व रिंग, यही नर्व रिंग आगे जाके क्या बन जाएगी, ब्रेन। ठीक है, फिर आ जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स वगैरह, मेडुला, पॉन्स, सेरेब्रम, सब चीज ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आ जाएंगे। ठीक, अब आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, एम्फिड, जहां पे आपने एम्फिड लिखा था वो माउथ में बोल रहा था। ठीक है, एंटीरियर पार्ट माउथ साइड में रहेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड यूज नहीं करते लेकिन आएगा। तो अब ये ध्यान रखो, ये ट्राइलिप स्ट्रक्चर होता है, ट्राइलिप, ट्राइलिप माउथ कहाँ है, वेंट्रल पोजीशन, उस पूरी बॉडी के वेंट्रल पोजीशन पे माउथ है। फिर माउथ के लिप्स में आप जा रहे हो तो माउथ के लिप्स में माउथ का अपना एक डॉर्सल पोजीशन होगा ऊपर की तरफ, वो होती है सिंगल, नंबर में एक। ठीक है, फिर दोनों ये क्या हो गई, इसके रेस्पेक्ट में ये वेंट्रल हो गई। समझ में आ रहा है? हम क्या बोले, माउथ से बोलोगे तो माउथ कहाँ है, वेंट्रल पे है, किसके, एस्केरिस के, उसकी बॉडी के वेंट्रल पोजीशन पे है। अब सिर्फ हम माउथ की बात करें तो माउथ का खुद भी तो डॉर्सल और वेंट्रल होगा। जैसे हम कहें कि मेरा वर्टिब्रल कॉलम मेरे डॉर्सल साइड पे है, लेकिन मेरा वर्टिब्रल कॉलम का वेंट्रल सरफेस मेरी थोरेसिक कैविटी को फेस कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं कि मेरा हार्ट यहाँ वेंट्रली अरेंज है, लेकिन हार्ट का पीछे का पोर्शन डॉर्सल फेस कर रहा है, वही बात होती है। ठीक है बच्चा, तो माउथ, अब माउथ में आपको ध्यान रखना है ये, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन है। तो माउथ में एक डॉर्सल लिप है, ऐसे ही आप भी फ्लो बना दो, ट्राइलिप है, नंबर में 1 है, और वेंट्रल टू वेंट्रल लिप है नंबर में 2। तो वेंट्रल लिप्स पे प्रेजेंट है आपका वेंट्रल पैपिला, वेंट्रल पैपिला, और आपका प्रेजेंट है एम्फिड। ठीक है, एम्फिड, एम्फिड क्या सेंस करा रहा है, कैमो रिसेप्टर। पैपिला क्या सेंस करा रहा है, टैंगो रिसेप्टर, टच को सेंस करा रहा है। ठीक है, अब डॉर्सल लिप में क्या है, डॉर्सल लिप में आपका डबल पैपिला स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है। ओके, अब मैं मार्क कर रही हूँ, जरा आप देखना, डबल पैपिला हो गया, एम्फिड हो गया, एंड ये वेंट्रल पैपिला। तो 2 वेंट्रल पैपिला जो सेंसरी होते हैं, ये सेंसरी नहीं है बेटा, डबल पैपिला ये माउथ का स्ट्रक्चर है, उभार कोई भी होता है उसको पैपिला ही बोलते हैं। तो जो सेंसरी वाला है वो वेंट्रल पैपिला है, नंबर में 2 है, दोनों वेंट्रल लिप्स पे प्रेजेंट होता है। दिस इज योर क्वेश्चन, एंड एम्फिड यहाँ पे प्रेजेंट है। डॉर्सल वेंट्रल देखो, डॉर्सल होगा तो मिड डॉर्सल लाइन कभी कभी किसी किसी बॉडी में दिखता है। ठीक है, मिड में एक लाइन दिखता है, अंदर क्या होता है, जैसे अर्थवर्म के केस में वो क्या आ जाएगी, पूरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डॉर्सल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी स्किन इतनी थिक नहीं है और न ही इतनी पैक्ड है, न ही इतनी डार्क है कि अंदर का नहीं दिखे। तो जब वो ब्लड उससे मूव करता है, ब्लड उसमें हमेशा ही रहेगा, बॉडी है, लिविंग है वो, तो वो एक लाइन की तरह दिखता है। तो उसी तरीके से, खैर यहाँ पे आपको इतना नहीं समझना है, सिर्फ आप ये देखो कि डॉर्सली एक लिप दिख रहा है, वेंट्रली 2 लिप्स दिख रहे हैं। ज्यादा ये सब अभी क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए हम बहुत इस पे बात नहीं कर रहे। फिर फास्मिड बचा, फास्मिड को आप थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, एनल टेल की तरफ प्रेजेंट है। ओके, पोस्ट एनल टेल ये नहीं है, पोस्ट एनल टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा।
टेल वाले साइज में, मतलब उसके बॉडी को अगर आप कह रहे हो इधर माउथ है इधर एनस है, तो ये टेल हो जाता है अपना ऑटोमेटिकली। तो उस जगह पे क्या है, फास्मेट। फास्मेट भी क्या है, केमोरेसेप्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने बताया ना कि हर फाइलम से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे उस फाइलम के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक में सेंसरी ऑर्गन है। ओके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन दिख रहे हैं। एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, जो हम लोगों में एस्केरियोसिस कॉज करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन होस्ट है इसका। एम्फिड, लैबियल पेपिला, सिफेलिक पेपिला, जेनाइटल फास्मिड, टेल की तरफ होगा सर्वाइकल पेपिला। इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आप बस एम्फिड, फास्मिड और पेपिला ही आना। नाउ नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायमॉर्फिस को शो करेगा। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस। ओके, 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए, और ऐसा रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है आपका, डायोसियस। 2 बॉडी, 2 इंडिविजुअल। फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, सेक्सेस। डेवलप तो हो गई बेटा, सिस्टम बोल रहे हैं। सेक्सेस आए सेपरेट, मतलब ओवरी टेस्टिस तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही आ चुके थे। गोनैड होगा, फिर डक्ट, गोनैड्स विथ डक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रेवल करके जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये पहला फाइलम आया है जिसपे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोजेनी सेम एज पेरेंट की तरह दिख रही है विदाउट मीडिएटरी लार्वल स्टेज। ये हो गया डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट भी है। ओके, तो दोनों हो सकता है, दोनों के एग्जाम्पल देख लेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पर प्रेजेंट किया अपन ने स्टार्टिंग में बात। दोनों देखने में ही अलग अलग है, लेंथ के अकॉर्डिंग और कर्व के अकॉर्डिंग। ये जो आपको लास्ट में ऐसे ट्यूब दिख रहा है, दिस इज मेल कैरेक्टरिस्टिक। ओके बच्चा, ये इमेज था ना एक अपने पास, और दिस वन, ठीक है। ओके, क्लोइका एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, ये भी समझ लो, ये भी पहली बार आया। क्लोइकल चैम्बर बनना स्टार्ट हो गया, मतलब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग एक हो, दैट इज क्लोइकल चैम्बर, क्लोइका बोलते हैं। क्लोइका वर्ड यूज करते हैं एक से ज्यादा बॉडी का कोई सिस्टम एक ओपनिंग में आके मिल जाए, ठीक है। ऐसे चैम्बर को बोलते हैं क्लोइकल चैम्बर, और ओपनिंग को बोलते हैं क्लोइका। समझ में आया। तो रिप्रोडक्टिव रास्ते से क्या आ रहा होगा, गैमेट आएगा बेटा, ऑब्वियसली। और इधर अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्लोइका में मिलता है। अभी यहाँ पे आपने एक्सक्रीटरी पोर्ट देखा, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को आपको मैच नहीं करना। और डाइजेस्टिव रास्ते से क्या आएगा, आपका डाइजेस्टिव वेस्ट एक्सक्रीटा मटेरियल आएगा। ओके, इस एनिमल का एक्सक्रीटा मटेरियल आएगा। लेकिन दोनों की, तो इधर से आ गया डाइजेस्टिव कैनाल, इधर से आ गया रिप्रोडक्टिव कैनाल, और दोनों एक चैम्बर में ओपन हो गए, दोनों का मटेरियल एक जगह आया, और उसके बाद वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। तो इसको बोलते हैं क्लोएका। ये क्लोइकल चैम्बर, ये क्लोइकल पोर। इज इट क्लियर, ठीक है। क्लोइका इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एस्केरिस, मेल में प्रेजेंट होता है। चलो कुछ ओके, अब देखो इनको टेरेस्ट्रियल इंटरेक्शन करना है, तो एक एडवांटेज इनको क्या है, नंबर ऑफ एग्स बढ़ा देंगे। फर्टिलाइज्ड एग मतलब मेल का काउंट तो ऑलरेडी सब जगह अधिक होता है, नेचर में मेल गैमेट ज्यादा बनते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट कंपेयर में रिड्यूस होके, जैसे ह्यूमन में कैसा आ गया, हर एक ओव्यूलेशन में एक एग बनता है सिर्फ फीमेल की बॉडी में, लेकिन स्पर्म हर 24 घंटे में मिलियंस में बन रहे हैं। ओके बच्चा, तो दोनों के नंबर में बहुत ह्यूज कोई पैरामीटर ही नहीं कि आप उसको मैच कर। क्यों, क्योंकि यहाँ चांसेस ऑफ मेल गैमेट के इन्वायरमेंट इंटरेक्शन से बहुत कम है। वो बहुत ही प्रोटेक्टिव जोन में है फीमेल गैमेट। वो फीमेल गैमेट तो मूव करके आ रहा है, इसलिए उसको नंबर में ज्यादा बनाना है। उसको अलग अलग एसिडिक कंडीशन, अलग अलग एंजाइमेटिक ट्रेवल करके आएगा, फैलोपियन ट्यूब तक आएगा। ह्यूमन मेल गैमेट की अगर हम बात करें, लेकिन फीमेल गैमेट कहाँ है, ओवरी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाना है। अभी उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा हाई है। क्लियर, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस उसको है ही नहीं।
इसलिए वो नंबर में रिड्यूस हो गया इवोल्यूशन में बहुत कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अभी बिगनिंग है। तो इस बिगनिंग में क्या किया गया, जितने नंबर ऑफ फीमेल गैमेट ज्यादा रहेंगे उतने नंबर ऑफ फ्यूजन ज्यादा हो जाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। जैसे हम कहें कि 1000 मेल गैमेट आ रहे हैं और 100 फीमेल गैमेट है, इनके चांसेस हाई हैं कि ये खत्म हो, या 10,000 इनफेक्ट ले लो, ठीक है। तो ये 100 में से कहीं फाइनली जाके 50 अगर फर्टिलाइज एग भी बने तो भी अब ये इन्वायरमेंट में एक साथ रिलीज हुए, तो सर्वाइबिलिटी रेट इनकी बढ़ाने के लिए, अगर एक ही बच्चा होगा तो उसकी सर्वाइबिलिटी रेट कम हो जाएगी ना। तो कई सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस करने के लिए रिलीज हो गए, नंबर ऑफ एग बढ़ा दिए गए, ताकि इनकी सर्वाइबिलिटी अगर यहाँ से खत्म भी हो तो एटलीस्ट 10 इनकी नई प्रोजनी आ जाए धरती पे। क्लियर। तो इस तरीके का एडॉप्टेशन इनको दिया गया। ह्यूज नंबर ऑफ एग्स, दोनों टर्म में फर्टिलाइज्ड भी बोल सकते हो और फीमेल गैमेट भी बोल सकते हो। अभी फर्टिलाइज समझो, क्योंकि वही इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। कंपनसेट द वेस्टेज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग देयर ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू न्यू होस्ट। आ रही बात समझ में। अब हम कह रहे हैं कि एस्केरियोसिस, तो एस्केरियोसिस हम लोग के बॉडी में कैसे आ सकता है, या तो फूड के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू, या तो सॉइल के थ्रू। मिट्टी में उसके स्पोर प्रेजेंट हो, स्पोर हम लोग जनरल टर्म यूज करते हैं, सिस्ट प्रेजेंट हो, या आप कुछ खाना ऐसा खा रहे हो जो कि कंटामिनेटेड फूड था, या आपने कोई पानी ऐसा पी लिया जो कंटामिनेटेड था, अब उसमें स्कैरिस तो दिख नहीं रहा है आपको, ओके। तो वो आपकी इन ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर आया तो अब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहां पे ग्रो करेगा। तो चांसेस ऑफ सर्वाइबिलिटी उसको बढ़ानी है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वो उस फूड सोर्स में चला गया, वो उस वाटर सोर्स में चला गया, वो उस सॉइल में चला गया। इज इट क्लियर? द हार्ड शेल, इसलिए एक कवरिंग भी दे दी गई उसको, हार्ड शेल कवरिंग ऑफ द एग। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, ह्यूज नंबर एंड हार्ड शेल, ये आपके क्वेश्चन। प्रोटेक्ट द डेवलपिंग जुवेनाइल्स फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजर्ड, ठीक है, ताकि चांस ऑफ सर्वाइबिलिटी रहे। अगर ये नंबर में कम होंगे तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से इन सब की डेथ हो जाएगी, तो दूसरे होस्ट तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। अब जब आप मलेरिया का पढ़ते हो तो उसमें मलेरिया के प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कभी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में नहीं आना पड़ता है। वो मॉस्किटो के अंदर उसकी लाइफ साइकिल है, फिर ह्यूमन के अंदर है। वो उसके सलेवरी ग्लैंड से हम लोग जब वो बाइट किया मॉस्किटो तो वो हम लोगों के ब्लड में आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, टेस्टिस है, इसका डक्ट है, स्पर्म रिलीज होगा तो इस डक्ट के थ्रू वो मूव करेगा, एंड देन देखो आप यहाँ पे ये चैम्बर होगा, दिस इज क्लोएका। आर यू गेटिंग दिस? ये चैम्बर है, ठीक है। इंटेस्टाइन, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, और दोनों आके लास्ट में एक चैम्बर में ओपन हो गए, ये बॉडी वॉल हो गई। फिर से सुनो ध्यान से, इधर देखो। मैंने बोला मिनिमम 2 सिस्टम होने चाहिए, ओके। अभी इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम मर्ज नहीं हुआ, आगे एडवांस आप पढ़ोगे उसमें बर्ड तक आता है क्लोएका, ओके। तो क्लोइकल चैम्बर जब रहेगा उसमें एक से ज्यादा सिस्टम की ओपनिंग के पहले मर्जिंग हो रही हो, कैविटी बनेगी, ओके। तो ये देखो आप, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, ये आके यहाँ पे ओपन हो गया। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया इंटेस्टाइन, ये आके यहाँ पे ओपन हो गया। तो इन दोनों से ही, और ये बॉडी वॉल हो गया, ये होगा, गलत लिखा है। ओके, इन दोनों की ओपनिंग जब इसमें हुई तो फाइनली एक हमको क्या दिख रहा है, एक और डक्ट बन रहा है, इजेकुलेटरी डक्ट, जिससे वो स्पर्म को रिलीज करेगा और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो फूड वाला अनडाइजेस्टेड है उसको वो रिलीज कर देगा, और इसी की ओपनिंग को आप क्या बोल रहे हो, एनस। इज इट क्लियर? तो एनस बनने के पहले उसमें ज्वाइनिंग ऑफ 2 ऑर्गन सिस्टम हुआ, तो ऑर्गन सिस्टम 1, ऑर्गन सिस्टम 2, बॉडी के अंदर दोनों ज्वाइन हो गए तो बना दिए क्लोएका, और ओपनिंग हो गई इसकी एनस, ओके। क्लोइकल पोर भी बोलते हैं, क्लोइकल अपर्चर भी बोलते हैं, एनस अभी इस केस में आप बोल सकते हो इसको। क्लियर है?
अब ये भी लिविंग है बेटा, इसका भी पीएच मेंटेन होता है, इसके भी एंजाइम मेंटेन होते हैं। तो जब इसका स्पर्म रिलीज होता है तो इस क्लोइकल चैम्बर का पीएच चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के मैकेनिज्म का स्टार्टिंग हो गया, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे डेवलप होने लगे। ये फीमेल है, फीमेल वाले केस में आपको ओवरी दिख रही है एंड इस यहाँ पे क्लोइका नहीं होता है, तो ये इसकी ओपनिंग है। और इधर इसकी ओपनिंग की तो इसको नीड ही नहीं है। ठीक है, इसको इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म रिसीव करना है। ओके, फिर फर्टिलाइज्ड एग होगा, लार्वल स्टेज में वो रिलीज हो जाएगा अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और डायरेक्ट एग फर्टिलाइज्ड एग रिलीज हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आ जाएगा और उस एग में नया डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो विदाउट लार्वा फॉर्मेशन वो एग जब मैच्योर होगा, तो जैसे आप मुर्गी का अंडा देखते हो वैसे ही वो एस्केरिस का बस्ट कर जाएगा। ओके, एस्केलमेंथिस का बस्ट कर जाएगा। इज इट क्लियर? इन एस्केरिस, अब एस्केरिस का पॉइंट है, आप मार्क कर लो, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल एंड कर्व फ्रॉम इट्स कॉर्डल एंड। कॉर्डल मतलब पीछे का, टेल। ठीक है, जैसे आप कॉर्डल फिन पढ़ोगे फिश में, कॉर्डल फिन, फिन समझ में आते हैं? मेल हैज पिनियसिटी फॉर कॉपुलेशन, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन पूछ सकता है। Copulation is the mechanism by which male transfer its male gamete inside a female body. Okay, that is known as copulation. Genital tracts join with digestive tract to form cloaca. सब समझ लिया करो, उसके बाद लाइन देखा करो, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। दो दो बार तो हम ही पढ़ा रहे हैं, एक एक फाइलम इतने देर तक चल रहा है। ओके, फीमेल इज लार्जर देन मेल एंड स्ट्रेट एट बोथ एंड। यहाँ पे क्या था, आपको कर्व दिख रहा था। तो डायमोर्फिस दो थी, लेकिन आप हर केस में सिफिलाइजेशन नहीं बता सकते हो कि कौन सा केस एंटीरियर वाला है। मेल के केस में आप जब कॉर्डल एंड पे उसको टर्म बोल रहे हो, और ये कहाँ पे रहेगा बेटा, ये मैच्योर में रहेगा, पैदा होते ही तो मैच्योर नहीं हो जाएगा ना। इसलिए आप बोलते हो कि सिफिलाइजेशन नहीं, मतलब आप एंटीरियर एंड को यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं कर सकते। जेनेटल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओपन इंडिपेंडेंटली, क्लोएका एब्सेंट। क्लियर है? हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अब डिजीज वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मेनी काइंड ऑफ निमेटोड्स आर पैरासाइट ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। सम ऑफ दीज आर पैथोजेनिक टू देयर होस्ट। एक तो होस्ट पैरासाइट वाला रिलेशनशिप हो जाएगा, कॉजिंग सीरियस डिजीजेस। इवन मैन इज अ होस्ट फॉर मोर देन 50 स्पीसीज। अंडरलाइन कर, मतलब नोट कर लो कहीं, बस ऐसे ह्यूमन होस्ट मोर देन 50 स्पीसीज। ठीक है, मोर देन 50 स्पीसीज ऑफ निमेटोडा। क्लियर है बच्चा? तो मतलब ह्यूमन एक इनका लिविंग इंटरेक्शन के लिए एडॉप्टेशन में चेंजेस लाया होगा, को इवोल्यूशन में कुछ इनके अंदर ऐसे फीचर डेवलप हुए होंगे कि ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर सस्टेन कर जाए। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स स्पीसीज के साथ आपको याद होना चाहिए, यहाँ नहीं याद करोगे तो अगले साल याद करोगे, बेटर है यही कर लो। ठीक है, एस्केरियोसिस कॉज करता है। एंड एंट्रोबिलस वर्मिकुलरिस, ये भी याद करना पड़ेगा। पिनवर्म आर वेरी कॉमन इन ह्यूमन। ओके, अदर कॉमन ह्यूमन निमेटोड विच एरिया आपको पढ़ना है, फाइलेरियसिस, विच कॉजेस फाइलेरिया, फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं इसी को। फाइलेरियसिस कॉज करने वाला वर्म फाइलेरिया। ठीक है, ट्राइकिनेला कॉजिंग ट्राइकिनोसिस, ये सब ह्यूमन डिजीज है बेटा। एंड एंसाइलोस्टोमा हुकवर्म, जो आपको एक थोड़ा सा डेंजर सा अभी मुंह दिखा था, हम ट्रांसफर करा रहे थे, दैट इज आपका कॉजिंग हुकवर्म डिजीज, और इसको कॉमनली हुकवर्म भी बोलते हैं। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड। एंसाइलोस्टोमा। ओके, अभी आपने प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या देखा था, हुक इस साइड निकले हुए थे। अब क्या देखोगे, हुक अंदर की तरफ आ गए, मतलब दांत नहीं है, हुक है।
इज इट क्लियर? तो ये कैसे सरफेस को पेनिट्रेट करेंगे, या जस्ट सपोज बच्चे खेल रहे हैं, धूल मिट्टी में खेलते, कभी कभी छोटा सा कट लग जाता है, तो वो कट हमें ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, धूल ही तो लगी, खून ही आया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, फिर भी वो खेलना नहीं बंद किया, तो उस टाइम बहुत सारा डस्ट पार्टिकल उससे इंटरेक्ट करता है। उस टाइम ये एस्केलमेंथिस के स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर, फंगल स्पोर जो बॉडी के अंदर जिनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वो वहां से एंटर कर जाते हैं, और आपकी स्किन हटी हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर हटी है, और ब्लड कैपिलरी खुली हुई है, और एक बार वो वहां से एंटर किया तो उसको रास्ता मिल गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। इज इट क्लियर? तो ये वुंड से भी ये डिजीज फैलती है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये इमेज? तो ह्यूमन बॉडी में इतना प्रोसेस चल रहा है, ये एक मैंने बस तुमने समझाने के लिए लिया, जस्ट तुम्हें ये सब ड्रॉ नहीं करना है, नहीं बतना, अभी ध्यान देना है इस पे। आप तो अपना एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन डिजीज का नाम और कौन कॉजिंग एजेंट है उतना आपको नोट करके रखना। तो यहाँ पे हम देखें एग इन फीसेस, कौन सी फिशेज है ये? ह्यूमन की एक्सक्रीटरी फिशेज है, वहां पे एग रिलीज हुआ, इसका मतलब मैच्योर फॉर्म बॉडी में बन चुका था। ओके, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने और वो फर्टिलाइज्ड हुए, नॉन फर्टाइल थे तो फर्टिलाइज्ड विद वन सेल। ठीक है, ये एस्केरिस वाला लुम्ब्रिकॉइड का केस है। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फिशेज में फर्टिलाइज्ड एग भी होते हैं, तो चलो अभी यहाँ पे अपन बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्टिलाइज्ड एग रिलीज हुआ फिशेज, ओके, उसके बाद अब वो एग अपना प्रोटेक्टिव लेयर, नंबर है उसके बहुत ज्यादा, कुछ डिजनरेट हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियो बन रहा है, लार्वल स्टेज आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। लार्वा ह्यूमन में आ गया, कैसे आया? वाया फूड आ गया। ठीक है, कोई फूड खाया उसमें एग प्रेजेंट था, कोई वाटर पिया उसमें एग प्रेजेंट था, या वुंड था शरीर पे और एग सॉइल में था, तो वहां से सॉइल से एग एंटर कर गया और ब्लड के अंदर आ गया। कहीं से भी एंटर करेगा, जाएगा पहले कहाँ? वो डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो इंटेस्टाइन में गया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ओके, फिर लंग्स में चला गया। ब्लड तो देखो, ब्लड के थ्रू जो जाता है वो बहुत ही खतरनाक, वो कहीं पे भी जा सकता है। ट्रैकिया में आया, फेरिंग्स में आया, एंड अपने ही बॉडी के अंदर चल रहा है, इट्स स्वैलोड, एंड अगेन ये कहाँ पहुंच गया? इंटेस्टाइन में। अब एस्केरिस का जो हमने आपको एक इमेज दिखाया था जिसमें निकाले जा रहे थे एस्केरिस, वो आप कहाँ देख रहे हो? ये इंटेस्टाइन के अंदर से निकाला था। इसी डिजीज को बोलते हैं एस्केरियोसिस। दिस इज एस्केरियोसिस। अब ये यहाँ पे ब्लॉकेज कॉज कर दिया होगा ना, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस पर्टिकुलर बंदे का बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाए, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फूड नहीं खा पा रहा, वॉमिटिंग हो रहे होंगे, पेन हो रहा होगा, और अल्ट्रासाउंड में ये सब चीजें डायग्नोज हो गई होंगी। तो अब इसका कोई इतने हाई लेवल पे जाने के बाद विदाउट ऑपरेशन रिलीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए डीवॉर्मिंग की प्रोसेस की जाती है, कि जो एक लिमिटेड अमाउंट में वॉर्म्स अपने बॉडी में होते ही होते हैं, अभी तुम्हारे में भी होंगे, मेरे में उसमें होंगे, ठीक है, तो वॉर्म सबके बॉडी में होते हैं, लेकिन वो जब डिजीज कॉज कर रहा है, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन, उसका पॉपुलेशन बहुत हाई हो चुका है। क्लियर है? इसलिए डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। अब इस केस में ऑपरेशन हो रहा है इसका, तो सारा एस्केरिस को रिमूव किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये कहाँ गया फाइनली? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पे एक पाथवे दिया हुआ है, बहुत प्यारा है, क्योंकि ये डिजीज आपको आगे पढ़नी है, अभी आप नोट करोगे ना कुछ, जस्ट आप सुन लो। तो एडल्ट फर्टिलाइज एग पास आउट, लार्वा डेवलप इन एग शेल, और ये डेवलपमेंट कहाँ चल रहा है? एग क्यों? जो प्रोटेक्टिव लेयर दी गई है कि एग शेल है उसके पास, एक थिकेंड लेयर दी गई थी ताकि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को फील कर सके, जी सके, वहां उसकी लाइफ न बर्बाद। उसी फर्टिलाइज एग के अंदर लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा है, एंड मोल्ट ट्वाइस। मोल्ट का मतलब मोल्टिंग जानते हो? बाहर की लेयर को, जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ता है, बोलते हैं ना, केचुली समझ में आता है? सांप की स्किन, आउटर स्किन, तो सांप अंदर ग्रो कर रहा है, उसकी जो स्किन है वो एक एक्सोस्केलेटन की तरह है। अब वो साइज में बड़ा हो गया है, तो बाहर वाली स्किन उसको रप्चर होगी और वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी नई स्किन बनेगी और बाहर वाली को वो छोड़ता जाएगा, तो फाइनली पूरा का पूरा ऐसे सांप निकल जाएगा। कॉकरोच मोल्टिंग इफेक्ट को शो करता है।
लार्वा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉकरोच अपना एक्सोस्केलेटन को छोड़ता जाता है, तो इसको मोल्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। ओके, ऑर्थ्रोपोडा में ये फिनोमेना पढ़ेंगे। अभी बस आप यहाँ पे देखो, मोल्टिंग इसने ट्वाइस की, 2 बार मोल्टिंग किया। एग कहाँ, एग के अंदर लार्वा है। ओके, सॉल्यूड बाय मैन, किसी भी थ्रू। सॉल्यूड लिख रहा है, इसका मतलब या तो वाटर या तो फूड। इंटेस्टाइन वेयर जुवेनाइल हैच, इंटेस्टाइन में आया पहले, क्योंकि अभी ये कैसे था, लार्वल डेवलपमेंट में था, तो हैचिंग होगी, वो डेवलप हो जाएगा। पोर थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल इनर लाइनिंग को इसने छेद कर दिया, पोरस कर दिया, और वहां से ये कहाँ चला गया, मेजेंट्रिक वेन। अभी बस आप इससे समझो कि ब्लड की वेन आ गई, ब्लड के अंदर आ गया। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वहां की वेन लीवर वगैरह से कनेक्टेड जो होता है वो हेपेटिक पोर्टल होता है। देन लीवर में पहुंच गया, वेन जो सप्लाई लेके जाती है ऑर्गन में, आर्टरी जो सप्लाई लेके जाती है, और वेन जो सप्लाई लेके आती है। अब हम इस पे नहीं जा रहे, हेपेटिक पोर्टल वेन आपको समझाना पड़ जाएगा। अभी बस आप इतना समझो कि लीवर में ब्लड पहुंच गया। ओके, लीवर से जो ब्लड निकलता है वो हेपेटिक वेन के थ्रू निकलता है, एंड पोस्ट कैवल वेन से होते हुए वो राइट साइड ऑफ हार्ट तक पहुंच गया, हार्ट में पहुंच चुका है, और हार्ट कर रहा है पंपिंग। वो ऐसे रोक के तो बैठेगा नहीं कि आओ मेरे पास ग्रो करो, ठीक है, पंप कर देगा। वो कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है बेटा। इकलौती ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चलो हम खैर इस पे नहीं जाते, नहीं तो हर पॉइंट पे हम कुछ बताते हैं। एल्वेलाई वेयर थर्ड मोल्टिंग अकर्स, अब यहाँ तीसरी बार वो मोल्टिंग कर रहा है। अपनी बाहरी लेयर, जो क्यूटिकल की लेयर आप पढ़ रहे हो, उसको वो छोड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी अंदर से साइज बढ़ रही है। अगर बाहर से उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो बढ़ेगा कैसे, तो उसने अपनी बाहरी लेयर को छोड़ दिया। तो थर्ड मोल्टिंग अकर, एंड इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, ट्रैकिया में आ गया। ट्रैकिया से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से आइसोफेगस, या ग्लॉटिस वाला एरिया ये होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर करने वाला एपिग्लॉटिस होता है, ताकि आप कुछ खाना खाते हो तो वो ट्रैकिया में ना जाए। ओके, या कभी कभी आप बोलते बोलते खाते हो तो बोलने में रेस्पायरेशन चलता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, तो आप सांस भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तो उस केस में एपिग्लॉटिस ओपन रहता है। तो आपने देखा होगा, फील हुआ होगा, ये सब बदमाशी सभी करते हैं। तो खाना खाते खाते अटका से फील होता है, तो खांसी आ जाती है, फिर पानी पीते हैं, तो वो खांसी आना मतलब ट्रैकिया से खाने को फिर से रिवर्स कर देना, और फेरिंग्स वाले एरिया में वो आ जाते हैं। उसके बाद आप पानी पीते हैं तो वो एसोफेगस में चला जाता है अपने सही जगह। इंटेस्टाइन में अब चला गया, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन वेयर फोर्थ मोल्टिंग अकर। अब ये बड़ा हो, ये सब क्या चल रहा था, मोल्टिंग चल रहा था, अपने फॉर्म को चेंज कर रहा था। तो वही मैंने एक एग्जांपल बताया कि ट्रैकिया और ग्लॉटिस वाले एरिया में अगर है, और यहाँ पे जो ईचिंग सी फील होती है, उस टाइम किसी को बहुत तेज खांसी आए, तो मुंह के रास्ते से भी वर्म आ सकते हैं बाहर। ओके, वो मोल्टिंग में रहेगा, उसका एक डेफिनेट साइज रहेगा। लेकिन ये जो है ग्रो इनटू एडल्ट, वो आपने देखा कि ऑपरेशन में कितने लंबे लंबे वो निकल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से वो डेवलप कर जाते हैं। आई वर्म, लोआ लोआ, मेरे को तो ये बहुत बेकार लगी। ये इसी तरीके से अंदर आता है बॉडी के, और ब्लड सिस्टम से ये आई तक पहुंच जाता है, एंड देन यहाँ डेवलप होता है। तो अब इसकी इमेज मैंने नहीं डालना चाहती मैं ज्यादा, नहीं तो तुम लोग डर जाओ। तो लोहा लोहा एक भयंकर तरीके का होता है, आई से वर्म्स निकाले जाते, ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्म्स हो जाते हैं। सबका पाथवे कुछ उसी तरीके से, होस्ट चाहिए, इसलिए लार्वल स्टेज, इंसिस्टेड स्टेज, एग, फर्टिलाइज एग, इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो बेटा, आप डायरेक्ट वर्म तो नहीं खाने वाले हो, ये तो आप क्लियर समझ लो। तो आपके बॉडी में आने के लिए वो किसी लार्वा, किसी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में रहेगा, आपके फूड में, आपके कंटामिनेटेड वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, उससे वो आपके बॉडी में एंटर कर जाए, या आपकी स्किन पे चिपका हुआ है और वो बोर कर गया, धीरे धीरे छेद कर गया, तो वो वहां से स्किन के अंदर टिश्यू में आया, टिश्यू से वो ब्लड कैपिलरीज में छेद किया और ब्लड के अंदर आ गया। ये 3 मोड है। ओके, ठीक है। एंड वर्म, वर्म बॉडी में है, छोटे बच्चों का बता रही हूँ, वर्म क्योंकि बच्चों में बहुत हद है, तो उस केस में उनका क्या होता है, एनल ईचिंग इज अ कॉमन सिम्टम। एनल पोर के पास उनको ईचिंग हमेशा फील होती है। ओके, दिस इज अ सिम्टम कि पेट में कीड़े हैं, पेट में कीड़ा जनरल बोला जाता है, कीड़ा कहीं भी हो सकता है। ओके, देख रहे हो आप तो कैसे कैसे ये मूव कर रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अभी लोअर लोअर में क्या दिया है, मैकेनिकल कैरियर है बेटा,
ठीक है। मक्खी कई सारी डिजीज का पैकेट लेके चलती है, खाने खुले खाने पे बैठी, बाहर कहीं सॉइल पे बैठी है, किसी एक्सक्रीटरी मटेरियल पे बैठी है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन से वो रिलीज होके आया, उसमें उसके फर्टिलाइज एग हैं, उसमें उसका इंसिस्टेड एग है जो एनवायरमेंटल कंडीशन में सस्टेन करे, और वही मक्खी आके आपके खाने पीने सब जगह पे घूम गई आपके किचन में। आप तो बढ़िया पिज्जा रख के गए थे थोड़ी देर के लिए खुला, फिर आओगे तो पिज्जा ही तो है, खा लेते हैं। आपको क्या पता उस पे क्या हुआ था, कौन घूम के चला गया, फिर वो चला जाता है आपके फूड चेन में। अब ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन हर बार आपको डिजीज नहीं होगी, क्योंकि उसको यहां तक पहुंचना है बेटा। इन्वायरमेंटल और होस्ट इंटरेक्शन में जाके अपनी पॉपुलेशन जब वो बढ़ा लेगा, तब जाके वो डिजीज कॉज करेगा। इज इट क्लियर? तो जब तक यहाँ नहीं पहुंच रहा है तब तक वो हमें कोई नुकसान ही नहीं देता है, इसलिए हम लोग इस चीज को सेंस नहीं कर पाते। ओके, क्लियर है? हर केस में लार्वा डेवलप कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये पिन वर्म है, अगेन आप देखो दोनों एंड इसके टैपरिंग दिख रहे हैं। यू कांट आइडेंटिफाई, एक इमेज मैंने लिया ताकि तुमको आइडिया लगे इसके साइज का। ठीक है, तो ये पिन की तरह चुभने जैसा काम करके टिश्यू के अंदर टिश्यू को रप्चर करके घूमता रहता है बॉडी के अंदर। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोहेल्मिन्थीज, इसमें आपको याद रखना है फेजमीडिया और ए फेजमीडिया। दिस इज फेजमेट प्रेजेंट है, फेजमेट अब्सेंट है, फेजमेट प्रेजेंट है। ओके बच्चा, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, दिस इज द प्रायोरिटी। हर क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मॉड्यूल में आपको क्लासिफिकेशन दिया हो। ओके, तो किसी फाइलम में हम स्विच भी कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है। अभी क्या है, हम लोग डिजीज वाले पोर्शन में है तो इम्पोर्टेंट है, तो एटलीस्ट आप क्लास का नाम याद रखो और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद करो और उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। उसके बाद कॉर्डल ग्लैंड and characteristics of excretory system. Nematodes are classified into two classes, Phasmidia, Aphasmidia. सिर्फ आपको इसी वर्ड को ध्यान रखना है, फेजमेट प्रेजेंट है तो फेजमीडिया है, फेजमेट एब्सेंट है तो एफेजमीडिया है। क्लियर? स्क्लेरेंसिया भी इसी को बोल रहे हैं, रेब्डिटिया भी इसी को बोल रहे हैं, एडेनोफोरिया, इनोप्लिया, सब एक ही का नाम है, दो क्लास में। अब आपका एस्केरिस कहाँ आ गया? फेजमीडिया में आ गया, उसके पास है सेंसरी ऑर्गन। फ्री लिविंग वाले को अपने को एस्केरिस एस्केलेमेंथिस में नहीं पढ़ना, उसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है, टेरेस्ट्रियल सेंसरी ऑर्गन है, एक्वेटिक सेंसरी ऑर्गन है। तो जस्ट जो अपने इंट्रोडक्टरी में मैंने 2-3 लाइनें बताई उतना आप ध्यान रखें कि फ्री लिविंग जो लेवल ऑफ एडॉप्टेशन है उसको आपको कैसे देखना है, सेंसरी ऑर्गन डेवलपमेंट, सेंसरी ऑर्गन डेवलपमेंट की हायरार्की आप ड्रॉ करोगे तो सबसे कम किस में है, एंडोपैरासाइट, और सबसे कम में तो आपने इतना पढ़ डाला, आप सोच लो अभी आपके लेवल पे, इसलिए वहां पे अभी जाना नहीं है। एंडोपैरासाइट एंड देन एक्वेटिक फ्री लिविंग, देन आप बोलोगे टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग। कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग है ना बच्चा, तो यहाँ सबसे ज्यादा उसको एनवायरमेंटल इंटरेस्ट स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, इसलिए उसके अंदर सेंसरी ऑर्गन ज्यादा डेवलप करेंगे। तो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, लो टू हाई, ये लो है ये हाई। ड्रॉ कर लो जरा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पोरीफेरा में स्पिक्यूज था, सिलेंट्रेटा में पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म था, टीनोफोरा में क्या था,
टिनोफोरा में अपन गए नहीं क्लासिफिकेशन में, ठीक है, छोटा सा फाइलम है, अभी नीड नहीं है अपने को वहां पे, इग्नोर मत। फिर अपना क्या है, प्लेटीहेलमिन्थेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, सीलिया का प्रेजेंट होना, ठीक है। फिर एडॉप्टेशन किस तरीके का है, कैसा वो मूवमेंट कर रहा है, सेंसरी ऑर्गन, अगेन उसमें थोड़ा सा पैरामीटर, एंडोपैरासाइट है या फ्री लिविंग, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। इवन वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि जो जो फ्री लिविंग होंगे उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, ओके, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन जो पैरासाइट थे उसमें मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा। यहाँ पे आपने देखा एस्केरिस ही पढ़ा है, एस्केरिस की लाइफ स्पेन में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया है, मतलब यहाँ एंडोपैरासाइट का भी अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो सेमी डाइजेस्टेड फूड को इन्गल्फ कर सकता है, और जो ये इतना रोटेट कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में ये भी तो कुछ खाना, न्यूट्रिशन तो इसका चलता ही रहेगा, इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। लेकिन अगेन वही हायरार्की आप बनाओगे, तो एंडोपैरासाइट का लेस डेवलप रहेगा, एक्वेटिक का मोर डेवलप, एंड ये सबसे मोस्ट डेवलप में आ जाएगा। तो जस्ट आप कंपैरेटिव ध्यान रखो। नाउ आ जाओ अपने एक पैराग्राफ वाली कहानी। Escalmenthes, the body of the Escalmenthes is circular in cross section, hence the name roundworm. कवर हो चुकी है ये लाइन, एनसीईआरटी बस आप मार्क कर लो। They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic in plant and animal, ये भी लाइन हो गई। Roundworms have organ system level of body organization. Platyhelminth organ, Coelenterata ctenophora टिश्यू लेवल, फ्लोरीफेरा सेलुलर ग्रेड। तो जहां तक आ रहे हो पीछे की थोड़ी सी कहानी रिकॉल कर लिया। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट एनिमल। अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दे देगा और पूछ लेगा ये किससे बिलोंग करते हैं, कौन कौन फाइलम आ जाएंगे, तो इसमें सब कॉमन वाले क्वेश्चन जाते हैं। अब यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन एस्केलमेंथिक करना है तो उसको वो एम्फिड को डाल देगा, ठीक है, वो सेक्सुअल डायमोर्फिस पॉइंट डाल देगा, तो स्पेसिफिक कुछ डाल देगा, फ्लेम सेल को डाल दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक विद फ्लेम सेल, तो प्लैटीहेलमिन्थेस आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा करो। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। देखो मस्कुलर इंटेस्टाइन नहीं, अब यहीं पे आपका लिखना आप शॉर्ट नोट्स में, मस्कुलर इंटेस्टाइन एब्सेंट, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है लेकिन मस्कुलर नहीं, फेरिंग्स है, तो जस्ट आपको ये सब मस्कुलर पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी मस्कुलर है। मस्कुलर इंटेस्टाइन एब्सेंट, बट फेरिंग्स क्या है, मस्कुलर है बेटा। मस्कुलर फेरिंग्स आपका प्लैटीहेलमिन्थ में भी था, तभी वो रिवर्ट हो पा रहा था, मूवमेंट को शो कर रहा था। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, ये क्योंकि दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये आप ध्यान रखना, वाया एक्सक्रीटरी पोर, ये दोनों टर्म्स आए हैं। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, कैविटी का नाम लिखो स्यूडोसी, थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, यही पे आपका इमेज ऐसे बना। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोसियस, दो इंडिविजुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। अभी तो क्या आ रहा था, हर्मेफ्रोडाइट, क्रॉस रिप्रोडक्शन आया था, लेकिन बॉडी सभी की क्या थी, हर्मेफ्रोडाइट, चाहे वो आप पोरीफेरा देखो, सिलेंट्रेटा देखो, टिनोफोरा देखो, प्लैटीहेलमिन्थ देखो, सभी क्या थे, हर्मेफ्रोडाइट। ओके बच्चे। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ओके तीनों के एग्जांपल आ जाते हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल्स द एडल्ट, एंड इनडायरेक्ट मतलब वहां पे लार्वा का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ लार्वा के नेम वेम हमने गायब कर दिया, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेनी लार्वल स्टेज तक इंपॉर्टेंट था प्लैटीहेलमिन्थ। एग्जाम्पल एस्केरियस राउंडवर्म, जनरल नेम याद रखना वुचेरिया, फाइलेरिया वर्म, ये डिजीज क्या कॉज करता है, एस्केरियोसिस, ये क्या करता है, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस।
अब तुम्हारे जूनियर आ जाएंगे ना, तुम लोगों से ही क्लास लगवाऊंगी मैं उनका। समझ में आ रहा है? तुम्हारे जूनियर आएंगे तो आप ही प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ाओगे और हम बैठ के देखेंगे। आपका रिवीजन होगा और उनका प्रिपरेशन होगा। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है ना, मिस हो जाता है। राउंड वर्म तो याद रहता है क्योंकि एचएसडी में भी पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। फाइलेरिया भी याद रहता है, ये भूल जाते हैं। वर्म से पूछ लेगा किस क्लास का वर्म है, ऐसे पूछ लेगा। एनसाइक्लोस्टोमा डायरेक्ट पूछ सकता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, 2 क्लास निमेटोहेल्मिन्थेस, ऐसे पूछ सकता है। कुछ नाम और दे सकता है। ठीक है। एनिलीडा का कंफ्यूजन नहीं होता कि एनिलीडा में अब पैरासिटिक बहुत कम है, इस तरीके से नहीं है, वहां पे भी। जैसे आप वो देखो, जोंक, ठीक है, तो ब्लड सकर है, बॉडी पे रहेगा, ब्लड पी रहा है, आपको ईचिंग भी नहीं होगी, मतलब छोटे से मॉस्किटो से आपको पता चलता है। लेकिन अगर आपके बॉडी पे जोंक लीच चिपका हुआ है तो बॉडी को सक कर लेता है, और उसको आयुर्वेदा में एज अ थेरेपी, यूनानी थेरेपी में, आयुर्वेदा में यूज होता है, ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए। तो यहाँ हो गया आपका स्केलमेंथिस खत्म। कंपैरेटिव देखो, आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। एमसीक्यूज अगेन मैं दूंगी, आज भी आपको थोड़ा सा नोट्स दे दूंगी, थोड़ा एमसीक्यूज दे देंगे, आप उसको